नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अब अनिका अपनी रेखा मौसी से उसके कमरे में उसे लेकर रिया के कमरे में लेकर जाने के लिए उसे कहने के लिए जाती है। वहां जाने के बाद अब रेखा मौसी किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो ओजस से कह रही थी कि तुम्हें बस यहाँ पर जल्दी आना होगा। अब उससे बात करने के बाद अब रेखा मौसी अब अनिका से कहती है कि मैं बच्चों को लेकर लंदन कब जाऊं। तब रेखा मौसी की इस बात पर अनिका कहती है नहीं, ये सब बाद में बात करते हैं, लंदन सिर्फ मैं और अलेक्जेंडर जाएंगे। वो क्या है ना कि मुझे अलेक्जेंडर को डॉक्टर अमृता से मिलाना है। अनिका की बात सुनकर अब रेखा मौसी उसे याद दिलाती है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने कितनी मुश्किल से डॉक्टर अमृता से अपनी सारी ही पढ़ाई सीखी थी। वो सफ़र कितना मुश्किल था जब तुम छोटी सी रिया को मेरे पास छोड़कर जाती थी। और अलेक्जेंडर के लिए क्या ये मुश्किल नहीं होगा? और वैसे भी उसे क्या ही ज़रूरत है ये सब करने की। अब उसकी बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि बिना मेहनत के तो ना तो मुझे कुछ मिला था और ना ही मिस्टर मारवा को। हमारे बच्चों को तो फिर बिना मेहनत के कैसे कुछ मिल जाएगा? उन्हें भी मेहनत तो करनी ही होगी। अब अनिका की ये बात सुनकर अब रेखा मौसी अनिका को एक इम्प्रेसिव लुक देती है और वो अब उससे कहती है कि चलो अब डिनर का टाइम हो गया है। और हाँ, जितना कि मैं तुम्हें जानती हूँ अनिका कि कल तो तुम उस रेस में पार्टिसिपेट करोगी ही करोगी। रेखा मौसी की इस बात पर अब अनिका कहती है मौसी थोड़ा धीरे से बोलो, अगर रिया को उस रेस के बारे में पता चल गया ना तो वो वहाँ पर जाने की जिद करेगी। इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है करने दो ना, इसमें गलत भी क्या है अनिका? अगर उसका उस रेस में जाने का मन है, उस रेस को देखने का मन है तो उसे अपनी मम्मा की रेसें देखनी भी चाहिए। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगी कि तुम उसे रोको मत। इस बात पर अब अनिका कहती है मौसी मुझे उनके प्रोटेक्शन की चिंता है, बस इसलिए मैं उसे वहां पर नहीं लेकर जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि बच्चों पर किसी भी तरह का कोई भी खतरा आए। अनिका की इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है कि तुम भी ना अनिका, अरे कैसे सीली बातें कर रही हो। जिनके नाना करण गुलेरिया हैं और दादा धनंजय पीरामल हैं, उन बच्चों की माँ को उनके प्रोटेक्शन की चिंता है सच में, और तुम कौन सी कम हो। इस बात पर अब अनिका कहती है चलो छोड़ो इन बातों को, चलिए नीचे डिनर करने के लिए चलते हैं, वैसे भी इसके बारे में बाद में सोचते हैं। अब रेखा मौसी और अनिका दोनों ही अभी आपस में बातें करते हुए ही वो दोनों अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर अब आयशा मारवा भी थी। अब वो दोनों ही उनके पास जाकर अब अनिका उनके पास जाती हैं। उसके पास जाकर अनिका अब उन्हें हक करते हुए कहती है कैसी हैं माँ आप? अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि मैं ठीक हूँ अनिका, तुम बताओ अनिका, और तुम कैसी हो? आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है माँ मैं भी पूरी तरह से ठीक हूँ। अनिका और आयशा मारवा भी एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर अब लतिका और आर्यन वो दोनों भी आ जाते हैं, क्योंकि आर्यन यहाँ पर लतिका को उसके मैथ के प्रॉब्लम में उसकी हेल्प कर रहा था। अब तक लतिका का काम भी पूरा हो गया था, इसलिए वो दोनों अभी साथ में आ रहे थे। आर्यन जैसे ही अब वहाँ पर खाना खाने के लिए वहाँ पर आए तो तभी आर्यन ने वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर अपनी मम्मा को देखा। अपनी मम्मा को देखकर अब आर्यन दौड़कर अपनी मम्मा के पास आता है और उनसे कहता है मम्मा आप कब आई? आर्यन की इस बात पर अब अनिका कहती है बस अभी अभी आई हूँ आर्यन। अब आर्यन और लतिका से प्यार करने के बाद अब अनिका बड़ी रानी से मिलकर अब उसे कहती हैं कैसी हैं आप? इस बात पर अब बड़ी रानी भी कहती हैं हम अच्छे हैं, आओ अनिका अब आ गए हो तो चलो अब साथ में ही सभी डिनर करते हैं, क्योंकि डिनर ऑलमोस्ट तैयार है। अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता ना कि आप यहाँ पर राजमहल में आने वाली हैं
हैं तो हम आपके लिए कुछ स्पेशल बनवा देते। अब बड़ी रानी की इस बात पर अब अनिका कहती है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आपके यहाँ तो हर रोज़ ही शाही खाना बनता है, तो इसमें तो किसी चॉइस की ज़रूरत ही नहीं है। अनिका की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है शुक्रिया बेटा, आओ आओ चलो खाना खा लो। इस बात पर अब अनिका भी कहती है जी ज़रूर। यहाँ पर वो सभी अभी डिनर करते हुए अभी एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, और कुछ ही देर के बाद अब अनिका सभी से मिल लेती है, और अब वो उन सब से मिलकर अब वो कहती हैं कि रात ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से पैलेस में पहुँचने में भी टाइम लगेगा। और इतना कहते हुए वो उन सबको बाय बोलकर अब भूमिका के साथ राजमहल से बाहर चली जाती है। राजमहल से बाहर निकलने के बाद अब अनिका अपनी गाड़ी में बैठने के बाद अब वो सीधा ही अपनी गाड़ी को अब रोहित के पैलेस के लिए ले जाने लगती है। यहाँ उसके जाने के बाद यहाँ रिया अब अपने मन में ही सोचती है कि पता नहीं कल मैं मम्मा की रेस देख भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे मम्मा की रेस ज़रूर देखनी है, लेकिन मुझे वहाँ पर लेकर कौन जाएगा। अब यहाँ पर रिया अपने दिमाग में यही सोच रही थी, क्योंकि रिया ये बात जानती थी कि अगर वो अपनी मम्मा से रेस देखने की बात करेगी तो उसकी मम्मा उसकी सिक्योरिटी को देखकर उसे डेफिनेटली मना कर देगी। इसलिए रिया ने ये बात अनिका जब यहाँ पर आई तो तब अनिका से नहीं कही। रिया भी इन्हीं सब बातों को सोचते हुए फिर से सोचती है कि ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ, डैड को फ़ोन करके कहती हूँ कि वो मुझे मम्मा की रेस दिखाने के लिए लेकर चलें। मुझे पूरा यकीन है कि डैड तो मुझे मना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं डैड को कहूँगी तो डैड तो खुद भी देखने के लिए चलेंगे और मुझे भी लेकर जाएंगे। यहाँ रिया अभी अपने मन में ही ये सब प्लान बना रही थी, तो वहीं आयशा मारवा अब बच्चों से कहती है चलो बच्चों अब आप सभी सो जाओ। इस बात पर अब आयशा की इस बात पर अब रिया कहती है कि दादी माँ बस थोड़ी देर उसके बाद हम सो जाएंगे, प्लीज़ थोड़ा सा समय और दे दीजिए। लेकिन हाँ, मैं दादू से नाराज़ हूँ, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और वो खुद यहाँ पर नहीं है। अब रिया की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा भी सोचती हैं कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि धनंजय वहाँ पर राजमहल में नहीं थे। अब रिया फिर से कहती है जब हम यहाँ पर राजमहल में आ रहे थे तो पता है मैं कितनी खुश थी। मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था कि मैं दादू के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, लेकिन मुझे तो दादू यहाँ सुबह से मिले ही नहीं। मुझे तो दादू यहाँ जब से मैं आई हूँ मिले ही नहीं है। अब रिया की इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है अरे रिया, ये भी तो हो सकता है ना कि आपके दादू को कुछ काम याद आ गया हो। अब रेखा मौसी की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है ऐसा भी क्या काम है बड़ी मौसी जो वो मुझसे अपनी रिया से मिलने नहीं आ सकते हैं। क्या उनके लिए काम मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अब रिया की ये शिकायत भरी बातें सुनकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है रिया, बड़े लोगों के काम ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह हमें हमारे लिए अपने काम इम्पोर्टेंट लगते हैं, उसी लिए बड़े लोगों को भी अपने काम इम्पोर्टेंट ही लगते हैं। देखो ना, मम्मा भी तो नहीं आई है ना। ये सुनते ही अब रिया कहती है ओफो, ये मम्मा और मासी तो एक जैसी ही हैं। चलो लतिका, तुम पियानो बजाना, हम सब सुनेंगे। इस बात पर अब प्रिंसेस लतिका भी कहती है श्योर, इट्स अ ग्रेट आइडिया। यहाँ राजमहल में सभी अब प्रिंसेस लतिका के पियानो को सुनने के लिए अब उधर चले जाते हैं, तो वहीं रोहित के पैलेस में आलिशा हॉल में इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि आलिशा से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो काफी समय से राजीव गुलेरिया की हेल्थ के बारे में जानने के लिए बेचैन हो रखी थी, लेकिन उसे अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं मिल रही थी। उसे ऐसे करता हुआ देखकर अब धनंजय पर पीरामल भी परेशान हो जाते हैं, और अब वो आलिशा की हालत को देखकर अब उसे कहते हैं आलिशा प्लीज आप पहले शांत हो जाइए। यहाँ पर सभी एक दूसरे को राजीव के ठीक होने की तसल्ली दे रहे थे, तो वहीं अब तक मयूर और किशन मल्होत्रा भी अब यहाँ पर रोहित के पैलेस में आ जाते हैं।
मयूर अब किशन मामा को मेन दरवाजे के सामने आकर अब उन्हें उतार देता है और अब वो गाड़ी को बेसमेंट में लेकर जाने लगता है। तो वहीं जब किशन मामा ने सामने हॉल की तरफ देखा तो वो अब करण गुलेरिया को वहां पर बैठा हुआ देखते हैं, साथ के साथ वहां पर बाकी सबको भी। इसलिए वो वहां पर आकर करण गुलेरिया से कहते हैं, क्या हुआ है मिस्टर गुलेरिया, सब ठीक तो है ना? क्योंकि जिस तरह से सबके चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे आशंका है कि जरूर हमारी एब्सेंस में कुछ हुआ है। किशन मामा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ किशन सब ठीक है, तुम पहले जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, फिर हम डिनर करते हैं। अब करण गुलेरिया की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, आप सभी ने अब तक डिनर नहीं किया है क्या? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि वो हम अनिका और भूमिका के आने का ही वेट कर रहे हैं, बस इसीलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। धनंजय की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, ठीक है फिर मैं भी फ्रेश होकर अभी आता हूँ। अब तक वहाँ पर मयूर भी अपनी गाड़ी को पार्क करके आ जाता है। जब वो वहाँ हॉल में पहुँचता है तो वो आकाश का उतरा हुआ चेहरा देखता है। उस आकाश के उतरे हुए चेहरे को देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कोई तो बड़ी बात हुई है, जिसकी वजह से आकाश का चेहरा इस तरह से मुरझाया हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश किसी चीज को लेकर बहुत ही परेशान है। आकाश के चेहरे को देखकर तो मयूर साफ साफ समझ जाता है, लेकिन जब उसकी नज़र अब वहां पर पास में बैठी हुई आलिशा पर गई तो उसका शक अब यकीन में बदल गया था कि जरूर कोई तो बात हुई है, क्योंकि यहाँ पर आलिशा की भी सेम ही सिचुएशन नजर आ रही है। इसलिए मयूर अब वहां पर आकर अब आकाश के पास आता है और अब वो आकाश से कहता है, सब ठीक तो है ना भाई? अब मयूर की इस बात पर अब आकाश कहता है, हाँ सब ठीक है, तुम बताओ बच्चों से मिले? इस बात पर अब मयूर कहता है, हाँ वो पिंकी की तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन अब वो ठीक है, चिंता की कोई भी बात नहीं है। अब मयूर की ये बात सुनते ही आकाश ने कहा, क्या हुआ था उसे? और श्रेया ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इस बात पर अब मयूर कहता है, ऐसा सीरियस कुछ नहीं है भाई, वो श्रेया तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बस थोड़ी सी ही उसकी तबीयत खराब हुई थी, और वैसे भी अब पिंकी पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि राजलक्ष्मी ने उसे दवा दे दी थी। इस बात पर अब आकाश कहता है, थैंक गॉड। कुछ देर तक बात करने के बाद अब मयूर भी फ्रेश होने के लिए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अब तक यहाँ पर पहले इसमें अनिका और भूमिका की गाड़ी भी आ जाती है। अनिका अब गाड़ी को सीधे ही बेसमेंट की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर भूमिका को मेन गेट पर नहीं उतारती। अपनी गाड़ी को वहाँ पर बेसमेंट में पार्क करने के बाद अब वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती हैं। अनिका अब निकलने के बाद गाड़ी से भूमिका से कहती है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। इस बात पर अब भूमिका कहती है, ठीक है अनिका, और ये कहते हुए ही भूमिका बेसमेंट से ही अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अनिका भूमिका के जाने के बाद अब वो वापस से लैब में आ जाती है और अब वो राजीव गुलेरिया के वार्ड में आ जाती है, क्योंकि एनी ने उसे पहले ही अपडेट दे दिया था, इसलिए उसे अंदर जाने से पहले राजीव गुलेरिया के बारे में अपडेट लेनी थी। इसलिए वहां पर लैब में जाने के बाद अब अनिका अपने हाथों को अच्छे से धोकर राजीव को एग्जामिन करने लगती है। उसे अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो किंग के स्टैचू से कहती है, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। इस बात पर अब वो स्टैचू भी कहती है, आई नो नाउ पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। उसकी बातों को सुनकर अब अनिका कहती है कि तुम इनका ख्याल रखना, मैं बस अभी आती हूँ। अब यहाँ पर स्टैचू को ये बात कहकर अनिका चली जाती है। अनिका की इस बात पर अब वो स्टैचू भी कहती है, ओके मैडम। स्टैचू से बात करने के बाद अनिका अब जाते हुए बैनी से कहती है कि तुम उसके साथ राजीव चाचा का ध्यान रखना, अगर कुछ जरूरी होगा तो मुझे बता देना। अब अनिका की इस बात पर अब बैनी भी कहती है, ओके मैडम। उनसे बात करने के बाद अनिका अब सीधा ही लैब से बाहर निकलकर बेसमेंट की तरफ आ जाती है और बेसमेंट से होते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अपने रूम में पहुंचने के बाद अब अनिका यही सोचती है कि पहले उसे सभी को ये राजीव चाचा के बारे में बता देना चाहिए। मैं यही सोचती हूँ कि यही सब सोचते हुए ही अनिका अब अपने रूम से फिर से बाहर निकलकर स्टेयरकेस से नीचे आ जाती है, क्योंकि जब उन्हें सब के बारे में सोचा तो अब अनिका पहले फ्रेश नहीं होती और वो सीधा ही उन सब से मिलती है।
नीचे आने के बाद अब वो सभी के पास पहुंचकर अब अनिका सभी से ही कहती है, इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, नाउ राजीव चाचा इज आउट ऑफ डेंजर। अनिका की ये बात सुनते ही अब एकदम से ही सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि जो चेहरे काफ़ी समय से ऐसे मुरझाए हुए टेंशन भरे लग रहे थे वो अब खिलखिला रहे थे। अब उन्हें एक होप नजर आ रही थी। आलिशा अब अनिका से कहती है, क्या हम उनसे एक बार मिल सकते हैं? आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है कि आलिशा अभी नहीं, और वैसे भी वो अभी बेहोश हैं। एक बार उन्हें बस होश आ जाए तो उनसे मिल लेना। ये सुनते ही अब आलिशा कहती है कि उन्हें होश कब तक आएगा अनिका? आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है कि मेरे ख्याल से उन्हें 2 दिन के अंदर ही होश आ जाना चाहिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब जो कि आकाश ने भी ये बातें सुन ली थी, आकाश अब आलिशा से कहता है, अगर तुम राजमहल जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं हूँ यहाँ पर। अब आकाश की ये बात सुनते ही अब अनिका धनंजय पीरामल की तरफ देखकर कहती है, वैसे पापा रिया आपसे बहुत ही नाराज है, क्योंकि रिया कह रही थी कि दादू ने उसे यहाँ पर बुलाया और वो खुद ही उसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो आपको राजमहल में बहुत ही मिस कर रही है। अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि हम आलिशा के साथ कल ही राजमहल के लिए निकलेंगे। अब अपनी बात को पूरा करने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बेटा अनिका, भूमिका कहाँ पर है? क्या वो डिनर नहीं करेगी हम सब के साथ? अब धनंजय की इस बात पर अब अनिका कहती है कि वो पापा, मैं और भूमिका दोनों ही वहाँ से खाना खा कर ही आए हुए हैं, क्योंकि हमें आने में देर हो गया था तो हमने डिनर वहीं पर ही सबके साथ कर लिया था। अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अनिका से कहते हैं, ठीक है बेटा, आप अपने रूम में जाकर आराम कीजिए। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है पापा, और वो सभी को ही गुड नाइट बोलकर अब वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर बाकी सभी अपना डिनर करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब सभी डिनर कर लेते हैं तो यहाँ पर धनंजय पीरामल अब डिनर करते हुए अब आलिशा से कहते हैं, बेटा आप पिछली रात भी नहीं सोई हैं, इसलिए अब आप जाकर सो जाइए, कल हमें राजमहल जाना होगा। अब धनंजय की इस बात पर आलिशा कहती है, क्या हम उन्हें होश में आने का वेट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैं उनके होश में आने तक यहीं पर ही रुकना चाहती हूँ। अब आलिशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, जैसे ही राजीव को होश आएगा आप यहाँ फिर से आ जाइएगा, क्योंकि अनिका ने भी तो बोला है ना कि उन्हें 2 दिन तक का समय लग सकता है। इस बात पर अब आलिशा कहती है, ठीक है मामा जी, जैसे आप कहें। अपना डिनर फिनिश करने के बाद अब सभी अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। जब सभी अपने रूम में चले जाते हैं तो धनंजय पीरामल अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब आयशा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद वहां जाने के बाद अब धनंजय पीरामल उस रूम को खोलकर अंदर आ जाते हैं तो उनके सामने बेड के साथ टेबल पर एक फोटो आयशा और रोहित की थी, तो उनके ही पास अभी आयशा के साथ रोहित, अनिका और तीनों बच्चों की थी। बेड के पास जाकर अब धनंजय अपनी फैमिली की फोटो को देखकर अब धनंजय अपने मन ही मन में सोचता है कि क्या इस परिवार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? ये मेरा परिवार है, लेकिन मैं इतने वक्त से अपने परिवार से दूर रहा हूँ। क्या इतने सालों का गैप मैं पूरा कर पाऊंगा भी या नहीं? क्योंकि जितने साल मैंने अपनी ज़िंदगी के खो दिए, उससे तो मुझे अब यही लग रहा है कि मैं अब अपने परिवार के साथ वो गैप कभी भर नहीं पाऊंगा। ये सोचते हुए ही धनंजय पीरामल अब उस फोटो की फ्रेम को टेबल पर ही रख देता है और अपने कदमों को अब वो कबर्ड की तरफ ले जाने लगता है। कबर्ड को खोलने के बाद जैसे ही वो उसे खोलता है तो वो देखता है कि आयशा के कबर्ड में ज़्यादातर साड़ियाँ ही थी, और वो भी कांजीवरम सिल्क की। आयशा के साड़ियों के कलेक्शन को देखकर अब धनंजय पीरामल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब अपने मन में ही सोचते हैं कि आज भी आयशा वैसी ही है जैसी वो वर्षों पहले थी, बस पहले सूट पहनती थी और अब साड़ी पहनती है। धनंजय पीरामल अब आयशा की एक एक साड़ी को अपने हाथ में लेता है कि तभी उसकी नज़र अब एक गाउन पर जाती है
जैसे ही उसकी नज़र उस गाउन पर जाती है तो वो उस गाउन को देखकर अब धनंजय पीरामल एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। उसे देखकर अब धनंजय अपने मन में ही सोचते हैं कि आखिर इस ब्रांड की ड्रेस आयशा के पास कैसे आई। ये तो रॉयल मेंबर्स के लिए होता है ये गाउन, तो आयशा के कबर्ड में ये क्या कर रहा है, और वो भी एलाइट क्लास के रॉयल मेंबर्स की। क्या रेवती या फिर आलिशा ने आयशा को दिया होगा ये सब? हो सकता है, क्योंकि कहने को तो आलिशा भी तो दे सकती है, क्योंकि उन दोनों में रेवती और आलिशा दोनों में से ही किसी ने शायद इसे दिया होगा। अब अपनी सोच को सही मानते हुए ही धनंजय पीरामल अब आयशा की साड़ी को अपने हाथ में लिए हुए ही वो बेड पर आकर बैठ जाते हैं, और वो एक गहरी सोच में थे। कुछ ही देर में उन्हें वहीं पर ही नींद आ जाती है। उन्हें भी पता भी नहीं चलता, और वो साड़ी को अपने हाथ में लिए हुए ही वहीं बेड पर ही सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में सबके सोने के बाद आयशा मारवा अब अपने रूम से निकलकर अब धनंजय पीरामल के रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो पहले डिनर करने से पहले भी धनंजय के रूम में गई थी, लेकिन जब उसे लगा कि डिनर का समय हो गया है इसलिए वो वापस आ गई थी। लेकिन अब सबके सोने के बाद वो फिर से उसके कमरे में जाती है। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो उनके रूम के पास जाकर अब उनके दरवाजे को धीरे से खोलती है, और दरवाजे को धीरे से खोलकर अब वो अंदर की तरफ जाने लगती है। आयशा मारवा ने इतने धीरे से दरवाजा खोला था कि ताकि किसी की भी नींद उस आवाज से ना खुले, इवन सर्वेंट्स की भी। इससे पहले आयशा इस रूम में तब आई थी जब रोहित का जन्म हुआ था। धनंजय के रूम में काफ़ी कुछ बदल गया था। सुबह आयशा जब इस रूम में आई थी तो ज़्यादा वक्त के लिए यहाँ पर नहीं रुकी थी। उसे डर था कि अगर किसी ने उसे इस रूम में देख लिया तो वो उनके सवालों का क्या ही जवाब देगी। आयशा उस समय किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए आयशा जल्दी ही उस रूम से निकल गई थी। इधर आयशा जब धनंजय के बेड के पास आती है तो वो वहाँ पर डिज्नीलैंड की फोटो लगी हुई थी, एक तो जिसमें करण गुलेरिया, धनंजय, रोहित, अनिका और तीनों ही बच्चे थे जो कि राइड्स को एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं दूसरी फोटो में धनंजय के साथ आलिशा और बड़ी रानी भी थी। ऐसे ही ढेर सारी तस्वीरों से धनंजय का रूम भरा हुआ था। आयशा अब अपने मन में ही सोचती है कि क्या वाकई में धनंजय तुम्हारे इस परिवार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? तुमने सच में क्या मुझे अपने दिल से निकाल दिया है? क्या वाकई में तुम्हारी नज़र में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? उस वक्त भी तुमने एक बार भी मेरे हालातों को समझने की कोशिश नहीं की थी, इस बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्यों मैंने तुम्हारे भाई से शादी की, क्योंकि ना तो तुमने पास्ट में मुझे समझने की कोशिश की और ना ही अभी प्रेजेंट में। एक बार तो मुझे अपनी बात कहने का मौका तो देते, लेकिन तुमने तो मुझे वो मौका ही नहीं दिया। एक ही बार में मुझे कल्प्रिट बना दिया, मुझे गलत साबित कर दिया। एक बार तो सोचा होता तुमने कि मैं तुमसे प्यार करती थी तो तुम्हारे भाई से शादी अपनी मर्जी से मैं कैसे कर सकती थी। कितनी आसानी से तुमने मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, और ये तो तुम भी जानते थे ना कि मैं उस हंसराज मारवा से शादी तो तुमसे प्यार करने से पहले भी नहीं करना चाहती थी। वो मेरी मजबूरी थी कि मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया धनंजय। कुछ देर तक इधर धनंजय पीरामल के रूम में वक्त गुजारने के बाद आयशा अब धनंजय के कबर्ड को खोलकर अब उसके कपड़ों के कलेक्शन को देखती है, जिस तरह से आयशा के कमरे में धनंजय ने उसके कपड़ों को देखा था। आयशा ये तो जानती थी कि ड्रेसिंग सेंस और कुकिंग के मामले में रोहित बिल्कुल अपने पापा पर ही गया है। धनंजय के एक एक सूट को निकालकर अब आयशा उसके बेड पर लेकर आ जाती और वो अब अपनी पुरानी यादों में कहीं खो सी जाती है। जब पहली बार धनंजय और आयशा एक हो गए थे उस दिन की याद में कब आयशा को नींद आ जाती है उसे भी इस बात का एहसास ही नहीं होता, और वो उधर उसी के बेड पर ही गहरी नींद में सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग धनंजय के रूम में जब आयशा की आंख खुली तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। बेड से उठकर अब धनंजय के सूट्स को वो उसके कबर्ड में रखकर अब वो उस रूम से जल्दी से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है,
क्योंकि आयशा को अब डर था कि अगर किसी ने भी उसे यहाँ पर धनंजय के रूम में देख लिया तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से धनंजय के कपड़ों को समेटकर वापस से उसके हर एक सामान को वैसे ही लगाकर अब वो वहाँ से बाहर आ जाती है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब आयशा मारवा अपने कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ एक तरफ राजमहल में आयशा धनंजय के रूम में सो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में धनंजय पीरामल भी आयशा मारवा के कमरे में ही सो रहे थे। रोहित के पैलेस में भी जैसे ही अब धनंजय की आंखें खुली तो वो भी अब जल्दी से अपने बेड से उठकर अब बैठ गए थे। जब उन्होंने खुद को वहां पर देखा तो उसने आयशा की साड़ियों को पूरी तरह से ही वहां पर बिखेरा हुआ था, क्योंकि आयशा की पूरी साड़ियां वहां पर बेड पर बिखरी हुई थी। वो तो अभी यही सोच रहे थे कि अब वो क्या करेंगे। अगर इन्हें समेटने में या इनको ऐसे गिरा हुआ देखकर अगर किसी ने उन्हें इस तरह से आयशा के रूम में देख लिया तो पता नहीं वो सब क्या सोचेंगे। धनंजय पीरामल यही सब सोचते हुए जल्दी से उठकर अब आयशा की साड़ियों को अच्छी तरह से फोल्ड करते हैं जैसे वो पहले थी, और अब उसे कबर्ड में रखकर अब जल्दी से आयशा के रूम से बाहर निकलकर वो बिना किसी की नज़र में आए अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो अपने रूम में पहुंच जाते हैं। कबर्ड से अपने कपड़ों को निकालने के बाद अब वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। तो वहीं अपने रूम में सो रही अनिका की जब आंखें खुली तो वो अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो कार्तिक के ढेर सारे ही उस पर मिस कॉल आए हुए थे, क्योंकि कार्तिक बार बार अनिका को रेस के लिए कॉल कर रहा था। और साथ के साथ वहां पर जहांगीर और क्रिश के भी अनिका के पास बहुत सारे कॉल आए थे। जब अनिका टाइम देखती है तो वो भी यही सोचती है कि कार रेसिंग तो शाम को है, ये सब अभी उसे फ़ोन क्यों कर रहे हैं। अनिका अब अपने फ़ोन से कार्तिक को कॉल बैक करती है। कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब अनिका कहती है, हाँ कार्तिक, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। इस बात पर अब कार्तिक कहता है, आप कब तक आएंगी। इस बात पर अब अनिका कहती है कि मैं हमेशा की तरह टाइम पर ही आ जाऊंगी। तुम टेंशन मत लो। ये सुनते ही अब कार्तिक ने कहा ओके एंड थैंक यू। इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं आकर तुमसे मिलती हूँ, और हाँ हर बार की तरह इस बार भी तुम ही ट्रॉफी को लिफ्ट करोगे। ये सुनते ही अब कार्तिक ने कहा थैंक यू मैडम। इस बात पर अब अनिका कहती है यू वेलकम, और हाँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये सुन कहते हुए ही अब अनिका ने कार्तिक को बाय कहा तो सामने से भी कार्तिक ने अनिका को बाय बोलकर अपने फ़ोन को कट कर दिया। अपने बेड से उठकर अनिका अब जहांगीर को कॉल बैक करती है, क्योंकि उसके पास जहांगीर का भी कॉल आया हुआ था। कुछ ही देर की रिंग के बाद जहांगीर ने कहा हेलो अनिका, बताओ मुझे कब मिलना है। इस बात पर अब अनिका ने कहा कि रेस खत्म होने के जस्ट बाद हम मिलेंगे, तुम मेरा वहीं पर ही वेट करना। अब अनिका की इस बात पर जहांगीर कहता है सब ठीक तो है ना। इस बात पर अब अनिका कहती है कि हाँ सब ठीक है, बस तुम रेस खत्म होने के बाद मेरा वहीं पर ही इंतजार करना। अनिका की इस बात पर अब जहांगीर भी कहता है कि ठीक है फिर चलो, फिर मैं हम स्टेडियम में ही मिलते हैं। अब जहांगीर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है रुको, मुझे तुमसे और भी काम था। अब अनिका की ये बात सुनकर अब जहांगीर कहता है हाँ अनिका बोलो क्या काम था। अब अनिका ने कहा क्या तुम यहाँ के ऑर्गेनाइजर को जानते हो। मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारा उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट है। उनके इस बात पर अब जहांगीर कहता है हाँ मैं कुछ को तो जानता हूँ अनिका, तुम्हें तो पता ही है ना कि इंडिया में तो मैं भी कार रेसिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, और तुम्हारा भाई क्रिस हर साल फर्स्ट भी आता है, क्योंकि तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ वो सब तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे बस कुछ काम है, तो तुम सभी ऑर्गेनाइजर की सारी इन्फॉर्मेशन क्या तुम मुझे निकाल कर बता देना। इस बात पर अब जहांगीर कहता है ठीक है अनिका, मैं उनकी सारी ही इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। कुछ देर तक जहांगीर और अनिका
आपस में ऐसे ही अपने काम से रिलेटेड फ़ोन पर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। जैसे ही अब उनकी बातें ख़त्म हो गई तब अनिका ने जहांगीर से कहा कि मैं तुमसे थोड़ी ही देर बाद में बात करती हूँ। और अब वो ये कहते हुए ही अब अपने फ़ोन को कट कर देती है। और अब वो अपने मन में ही यही सोचती है कि आखिर क्रिश को क्या बात करनी होगी, क्योंकि कॉल तो मेरे पास क्रिश का भी आया हुआ था। अब क्रिश के बारे में सोचते हुए अनिका अब अपने फ़ोन से अब क्रिश को भी कॉल बैक करती है। कुछ देर की रिंग के बाद अब अनिका को क्रिश की आवाज़ आती है। क्रिश सामने से कहता है, दीदी रिया रे से देखने के लिए जाना चाहती है। अब क्रिश की इस बात पर अब अनिका क्रिश से कहती है, नहीं क्रिश, बिल्कुल भी नहीं। और क्रिश रिया की हर जिद पूरी नहीं की जा सकती है। अब अनिका की इस बात पर अब क्रिश कहता है, क्या जीजू का भी यही डिसीजन है? क्रिश की इस बात पर अब अनिका अपने ख्यालों में चली जाती है और वो सोचती है कि अगर मिस्टर मारवा यहाँ पर होते ना तो वो खुद अपनी प्रिंसेस को कार रेसिंग कंपटीशन में लेकर जाते। लेकिन इस वक्त रिया का जाना सेफ नहीं होगा वहाँ पर। पता नहीं कब कौन सा दुश्मन अपना जख्म देने के लिए वहाँ पर हमारा वेट कर रहा होगा, क्योंकि दुश्मन अब शायद हमारी ताक में होगा। अनिका अब अपने इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में अब क्रिश की फिर से आवाज़ आती है, हेलो दीदी, आप सुन तो रही हैं ना?